Hello my dear students, welcome back to channel with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो बेटा आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग क्लास 12 इकोनॉमिक्स ISC का सिलेबस, और जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड से। चैप्टर नंबर 1 जो आपका सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो उसको करने की ज़रूरत आपको है नहीं। चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपका पेपर अब आपका रेक्टिफिकेशन बंद हो चुका है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस पे आता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा कि अब आपको क्या करना है, कैसे पढ़ना है, क्योंकि केस स्टडी बेस क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, कॉन्सेप्ट ज़्यादा आता है, अंडरस्टैंडिंग के बेस पे क्वेश्चन ज़्यादा आता है, रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, जितना टॉपिक पढ़ाऊँ उसको समझना ज़रूर से, फिर उसको एक बार पढ़ना, स्टडी करना। अगर आप लोग रटते हो तो वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। बहरहाल ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ टाइम, तो जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। ये सब बातें तो बाद में भी हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम है डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड। और डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड में सबसे पहले यहाँ पर देखो है वर्ड डिमांड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि डिमांड का मतलब क्या होता है। क्या बेटा, डिमांड का मतलब क्या होता है? देखो नॉर्मल अगर मैं बोलूँ, 3 चीज़ें होनी चाहिए डिमांड में। क्या होनी चाहिए बेटा? 3 चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक तो इंसान के अंदर डिज़ायर होनी चाहिए, दूसरी चीज़ होनी चाहिए एबिलिटी टू पे, ठीक है, और तीसरी चीज़ होनी चाहिए बेटा रेडीनेस टू स्पेंड। ठीक है, ये 3 चीज़ होगी तब जाके डिमांड होगी। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज़ नहीं है तो वो डिमांड नहीं होगी। मतलब सर समझे नहीं। जैसे बेटा आपने बोला, आपका मतलब मान लो ये है मिस्टर भोलू। कौन है ये? मिस्टर भोलू। देखो भोला सा लग रहा है ना, एकदम सीधा साधा सा भोलू। अब ये भोलू जो है डिमांड कर रहा है कि भैया इसको BMW चाहिए। क्या चाहिए? BMW कार चाहिए। ये कार नहीं है, समझ लो, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक, क्या चाहिए? BMW कार चाहिए। अब ये इसके पास पैसा नहीं है, झोपड़ी में रहता है, लेकिन ये कह रहा है BMW चाहिए इसको। तो ये क्या इसकी डिज़ायर है? क्या है ये? इसकी डिज़ायर है, इसकी डिमांड नहीं है। समझ रहे हो? इसको BMW कार चाहिए लेकिन रहता झोपड़ी में। तो ये क्या इसकी सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर है, डिमांड नहीं है। समझ में आ रही बात? तो मान लो भोलू ने डिज़ायर की किसको BMW चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ उसके पास एबिलिटी टू पे। इसका मतलब होता है कि भोलू के पास इतनी एबिलिटी है, क्या इतनी हैसियत है, क्या वो इस लायक है, क्या वो इतना कैपेबल है कि BMW जितने की आ रही 50 लाख 60 लाख, क्या इतना पैसा दे सकता है? नंबर 2। नंबर 3, रेडीनेस टू स्पेंड। रेडीनेस टू स्पेंड का मतलब होता है क्या वो खर्च करने को तैयार है। भाई उसके अंदर डिज़ायर है, BMW चाहिए। दूसरी चीज़ उसके अंदर एबिलिटी है कि हाँ वो पैसा दे सकता है। तीसरी चीज़, मान लो मेरे पास पैसा है, मैं 10 करोड़ का मालिक हूँ, लेकिन मैं खर्चा करने को नहीं तैयार हूँ। मैं कह रहा हूँ नहीं खर्चा करूँगा, कंजूस हूँ, तो फिर वो डिमांड नहीं होगी। जब तक ये तीनों चीज़ नहीं होगी किसी भी चीज़ को परचेज करने में, तो वो डिमांड नहीं होगी। जैसे मान लो भोलू के पास डिज़ायर है, भोलू के अंदर एबिलिटी है, लेकिन वो खर्च करने को तैयार नहीं, वो डिमांड नहीं है। मान लो भोलू के पास एबिलिटी भी है, भोलू खर्च करने को भी तैयार है, लेकिन उसके अंदर डिज़ायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, वो मर चुकी है इच्छा सारी, अब उसको कुछ नहीं चाहिए, तो भी डिमांड नहीं। और डिज़ायर है, रेडीनेस, खर्चा करने को भी तैयार है, कह रहा है ठीक है खर्चा भी कर देंगे, कार भी चाहिए, लेकिन एबिलिटी नहीं है। समझ में आ रही बात? तो डिमांड नहीं है। जब किसी के अंदर डिज़ायर भी हो, एबिलिटी भी हो और खर्च करने को तैयार भी हो, तब जाके वो आपकी क्या बनती बेटा? डिमांड बनती। समझ में आई बात? इकोनॉमिक्स में डिमांड का मतलब समझ में आया? जब ये तीनों चीज़ आपके अंदर होगी किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमांड बोलते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट बेस पे, इसलिए एक एक चीज़ को डिटेल में समझो। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए, हो सकता है 1-2 पार्ट में बने, बट आपको सारी चीज़ें डिटेल में समझ में आना चाहिए। ये मेरा है मकसद, ये है मेरा एम। क्लियर हुआ यहाँ तक? समझ में आया? चलो इसको नोट करना है, नोट करो। ठीक है, ठीक है, वीडियो थोड़ा सा लेंदी बनाऊंगा आपकी बार, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। ठीक है, बनाने को तो मैं 15 मिनट 20 मिनट के अंदर पूरा एक 1 शॉट बना के ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन वो सब बेटा नवंबर दिसंबर में काम आएगा। अभी पार्ट्स में पढ़ो, डिटेल में पढ़ो, क्योंकि पेपर पूरा कॉन्सेप्चुअल होने वाला है। ठीक है, और क्लास 10 में बहुत से बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं, और 100 ऑफ 100 वाले ऐसे बहुत से बच्चे हैं। तो एक बार प्रेजेंट लगा देंगे वो सारे बच्चे जो क्लास 10 से मुझसे पढ़ रहे हैं और 11th में भी मुझसे जुड़े हुए थे, और जो बच्चे 12th में आए हैं तो वो भी कमेंट में कमेंट करके बताए कि सर मैंने अभी आपको ज्वाइन किया है। ठीक है, चलो ये हो गया। अब आगे देखते हैं डिमांड का मतलब क्या होता है। मतलब जो बताया मैंने उसी चीज़ को मीनिंग में लिखा हुआ है, देख लो वही चीज़ है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी। डिमांड क्या होती है? किसी कमोडिटी के लिए डिमांड हो। एक सेकेंड, मार्कर कहाँ गया, चल नहीं रहा है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी
refers to the quantities of a commodity which consumers are willing and able। क्या है उनके अंदर? willingness भी है और able भी है, किसके लिए? to purchase at various possible prices during a particular period of time। मतलब जो मैंने आपको बताया कि एक तो उनके अंदर किसी commodity के लिए willingness होनी चाहिए, दूसरी चीज़ उनके अंदर ability होनी चाहिए टू परचेज वेरियस पॉसिबल प्राइसेस, किसी भी परचेज वेरियस पॉसिबल प्राइसेस पे ना उनके अंदर विलिंग नहीं है या एबिलिटी नहीं है या फिर जो पैसे को देने को तैयार नहीं है, तो वो डिमांड आपकी नहीं होगी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। समझ में आ रही बात? क्लियर हो रही है? इसको हम लोग बोलते हैं डिमांड। क्लियर है? हाँ कि ना? जल्दी बोलो बेटा फटाफट। यहाँ तक क्लियर है? कुछ नोट वोट तो करना है नहीं, जो बताना था हो गया। ठीक है, आगे देखो, आगे अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ डिमांड। क्या है बेटा? टाइप्स ऑफ डिमांड। अब देखो डिमांड कई तरह की होती है, यहाँ पर 1 लिख लो। ठीक, अब डिमांड जो है, सबसे पहली जो डिमांड है वो है इंडिविजुअल डिमांड। क्या है? इंडिविजुअल डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब क्या होता है? सिंपल याद रखना, जब कभी कोई भी एक आदमी डिमांड कर रहा है, जब कभी भी कोई भी एक आदमी डिमांड कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? इंडिविजुअल डिमांड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल डिमांड। समझ में आ रही बात? एक आदमी का मतलब सर, जैसे मान लो भोलू था ना, यहाँ पे भोलू कह रहा है भाई मुझे चाउमीन खाना है, तो भोलू डिमांड कर रहा है ना अकेले, तो वो क्या हो गया? इंडिविजुअल डिमांड। लेकिन जब सब लोग मिलकर डिमांड कर रहे हैं, एक भोलू, छोटू, मोटू, सब लोग कह रहे हैं कि हमें चाउमीन खाना है, हमें चाट खाना है, हमें इकोनॉमिक्स की स्टडी करना है, हमें आमिर सर से पढ़ना है, तो वो क्या हो गया? मार्केट डिमांड। क्या हो गया बेटा? मार्केट डिमांड। जब एक आदमी की बात होगी, एक आदमी डिमांड करेगा तो इंडिविजुअल डिमांड, जब सारे लोग डिमांड करेंगे क्या होगा? मार्केट डिमांड। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ, अगर इंडिविजुअल डिमांड की मीनिंग लिखना हो तो यही मीनिंग रहेगी यहाँ से यहाँ तक, बस यहाँ पर लिख देना आ कंज्यूमर। ठीक है, विच आ कंज्यूमर आर विलिंग एंड एबल। ठीक है, और जब कभी मार्केट डिमांड की बात होगी तो यहीं पर ऑल लिख देना। इंडिविजुअल होगा तो आ कंज्यूमर लिख देना, मार्केट डिमांड की बात होगी तो ऑल कंज्यूमर लिख देना, बाकी सेम डिफिनेशन वही की वही सेम टू सेम रहेगी। समझ में आई बात? इस बात को नोट कर लो अपने माइंड में अच्छे से। ठीक, अब आगे आता है इंडिविजुअल मार्केट डिमांड हो गया, आगे है एग्जेंट एंड एक्सपोज डिमांड। पेपर में एक नंबर क्वेश्चन में अलग से बन सकता है कि एग्जेंट एंड एक्सपोज डिमांड क्या होता है। देखो एग्जेंट और एक्सपोज डिमांड का मतलब क्या है? एग्जेंट डिमांड जो होती है EXANT, इसका मतलब बेटा ये होता है कि जो आपके अंदर से विश है, भाई मैं सोच रहा हूँ कि काश मेरे पास एक बंगला हो जाए, काश मेरे पास एक आईफोन हो जाए, ये मेरी क्या है भाई? गरीब आदमी आईफोन आप लोग के लिए भाई बड़ी बात हो गई, अब मेरे लिए भाई बड़ी दिक्कत की बात है, तो आईफोन हो जाए भाई, मैं सोच रहा हूँ कोई तरह मेरे पास आईफोन हो जाए, तो ये क्या है? एग्जैक्ट डिमांड। मैं खरीद नहीं सकता हूँ, बस मेरे ख्वाबों में है, मेरे ख्यालों में है। जो आपके ख्वाबों ख्यालों में है वो क्या है? आपकी एग्जैक्ट डिमांड। जो आपकी सिर्फ विश है, काश ये हो जाता, वो क्या है? एग्जैक्ट डिमांड। एक्सपोज डिमांड क्या होती है? एक्सपोज डिमांड होती है जो आपकी एक्चुअल डिमांड होती है, जो आप पा सकते हो या आपके पास है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोज डिमांड। जो सिर्फ ख्वाबों ख्यालों में है वो कौन? एग्जैक्ट डिमांड। लेकिन जो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है आपकी, वो क्या है? एक्सपोज डिमांड। समझ में आ रही बात? क्लियर हुई कि नहीं? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। जॉइंट डिमांड। अब ये जॉइंट डिमांड क्या होती है सर? देखो बेटा, जॉइंट डिमांड का मतलब क्या होता है? जॉइंट डिमांड वो डिमांड होती है जब किसी एक डिमांड को पूरी करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत होती है। जॉइंट डिमांड का मतलब 2 और मोर कमोडिटीज़ नीड। मतलब जब 2 या 2 से ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत होती है किसी डिमांड को पूरा करने के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं जॉइंट डिमांड। एग्जाम्पल, इसको रफ करूँ, देखो यहाँ पे लिखता हूँ। एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हो कार एंड पेट्रोल। ठीक है, ये भी ले सकते हो वाइट बोर्ड एंड मार्कर। इसका मतलब समझे? कार है, पेट्रोल। मान लो जॉइंट डिमांड मतलब कार है लेकिन पेट्रोल नहीं है, कैसे चलाओगे? पानी तो डालोगे नहीं, है ना। पेट्रोल है लेकिन कार नहीं है, स्कूटी नहीं है, बाइक नहीं है, कोई फ़ायदा है? नहीं है। तो जॉइंट डिमांड का मतलब जहाँ पर दो लोग सही साथ में एग्जिस्ट करते हैं, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते ठीक है, जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड। और या फिर वाइट बोर्ड मार्कर। मान लो मेरे हाथ में मार्कर है बच्चा, लेकिन वाइट बोर्ड मेरे पास है ही नहीं, या फिर मेरे पास मान लो वाइट बोर्ड है
लेकिन मार्कर नहीं है, मार्कर है लेकिन व्हाइट बोर्ड नहीं है, तो दोनों के बिना काम तो चलेगा नहीं ना, तो दोनों का होना ज़रूरी है। ऐसी डिमांड को हम लोग क्या बोलते हैं? जॉइंट डिमांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जॉइंट डिमांड बोलते हैं। क्लियर हुआ? हाँ कि ना? जल्दी बोलो। क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद है आप क्या? डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड क्या होती है सर? डिराइव डिमांड से पहले एक डिमांड होती है डायरेक्ट डिमांड। क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड, जो कि आपकी बुक में नहीं दी है। पहले डायरेक्ट डिमांड समझो और फिर डिराइव डिमांड समझो। 10th वाली बुक में दिया है डिराइव डिमांड। तो डायरेक्ट डिमांड और डिराइव डिमांड में व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट डिमांड डिराइव डिमांड? तो डायरेक्ट डिमांड का मतलब होता है, ये हमारा भोलू कहाँ गया? ये आया फिर से। भोलू ने बोला मुझे एक घर चाहिए। क्या चाहिए? मुझे एक घर चाहिए। चलो, ये क्या चाहिए? ये घर हो गया, इसका घर चाहिए। ये घर जो डिमांड कर रहा है, ये क्या है? डायरेक्ट डिमांड। समझ लो, भोलू कह रहा है मुझे घर चाहिए। क्या है? डायरेक्ट डिमांड। अब घर को बनाने के लिए क्या चाहिए? ब्रिक्स, ईटा, बालू, सोल, सीमेंट, सरिया, है ना। अब लेबर, ये सारी चीज़ें चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर घर बनाना है तो ईटा, बालू, सीमेंट, ये सब चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो ये जो ईटा है, बालू है, लेबर है, सीमेंट है, ये सब क्या है? डिराइव डिमांड। डायरेक्ट डिमांड क्या है? घर। जब कोई चीज़ आप डायरेक्टली डिमांड करते हो वो क्या होती है? डायरेक्ट डिमांड। लेकिन उसको पूरा करने के लिए, उसको बनाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिराइव डिमांड। क्या बोलते हैं बेटा? डिराइव डिमांड। आई होप आपको क्लियर होगा कि डिराइव डिमांड और जॉइंट डिमांड में क्या डिफरेंस होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी बोलो फटाफट। हुआ? ठीक है। आगे है आपका कंपोजिट डिमांड। लास्ट क्या है आपका? कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड जॉइंट डिमांड को उल्टा है। जॉइंट डिमांड में क्या था? एक डिमांड को पूरा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत पड़ती थी। एक डिमांड को पूरा करने के लिए दो या दो से ज़्यादा कमोडिटी की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन कंपोजिट डिमांड में एक कमोडिटी से कई डिमांड पूरी होती। जैसे आप मिल्क ले लो, दूध है, अब दूध से खोआ भी बन जाएगा, दही भी बन जाएगी, पनीर भी बन जाएगी, मिठाई भी बन जाएगी, बनाना शेक भी बन जाएगा, मैंगो शेक भी बन जाएगा। मतलब एक चीज़ से जब कई डिमांड पूरी हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट डिमांड। ठीक है। जैसे और एग्जांपल ले सकते हो इलेक्ट्रिसिटी। दूध के साथ साथ एग्जांपल ले लो इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके पास घर में लाइट है, इससे क्या फ़ायदा होगा? इलेक्ट्रिसिटी से भाई लाइट है तो कई डिमांड पूरी हो जाएगी। सर कैसे कई डिमांड? भाई घर में भी चलेगा, ऑफिस में भी चलेगा, रेलवे में भी चलेगा, एक से कई डिमांड पूरी हो रही है, उसको हम लोग है ना, वो क्या है? आपकी कंपोजिट डिमांड। ठीक है। और जॉइंट डिमांड, एक डिमांड को पूरी करने के लिए दो की ज़रूरत है, लेकिन कंपोजिट डिमांड में एक से कई डिमांड पूरी हो रही है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट डिमांड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मीनिंग लिखने को तो लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज़रूरी है। आपका इसमें से MCQ ज़रूर से बनेगा, इसलिए ध्यान से समझ लो। और कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन पे, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर आपको बताता हूँ कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या क्या होते हैं। क्लियर है? कोशिश करेंगे 2 पार्ट में कंप्लीट हो जाए, नहीं तो 3 पार्ट में आपको चैप्टर कंप्लीट कराऊंगा। फिलहाल स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे देखते हैं हमें क्या इसमें देखना है। जल्दी स्क्रीनशॉट लो। चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होती है। ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और साथ ही साथ इसको हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो दोनों नाम से आपके पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड क्या होते हैं और फिर डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। एटलीस्ट आपको 6 फैक्टर्स आने चाहिए। ठीक है। हालांकि डायरेक्टली तो आपसे पूछेगा नहीं, कुछ ना कुछ घुमा के पूछेगा, और उसकी प्रैक्टिस हम लोग ज़रूर से करेंगे, बट आएगा ज़रूर। ठीक है। आने के चांसेस हमेशा इसके ज़्यादा रहते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर क्या है? देखो, फैक्टर का मतलब क्या पहले समझो। नॉर्मल सी बात है, आप लोग ये जानते होंगे कि कुछ वजह से डिमांड बढ़ती है, कभी डिमांड घटती है। डिमांड के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, अलग अलग रीज़न होते हैं। कभी क्या होता है? डिमांड बढ़ जाती है, लोग ज़्यादा डिमांड करने लगते हैं। कभी क्या होती है? डिमांड घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है, लोग डिमांड कम करने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, वो हम लोग जानते हैं। इसमें कौन कौन से फैक्टर है? सबसे पहला फैक्टर है बच्चा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। सबसे पहला फैक्टर क्या है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, आलू, दाल, चावल, गेहूँ, कुछ भी ले लो। तो जब कभी भी किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है, जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाता है तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है बेटा? कम हो जाती है। जाहिर सी बात है, आप लोग देखा होगा कि टोमेटो है, पोटैटो है, 10 रुपये किलो है, जब वो 50 रुपये किलो हो जाता है तो लोग उसकी डिमांड कम कर देते हैं, कोई और सब्ज़ी खाने लगते हैं। होता है कि नहीं होता? यही सेम फ्रूट्स में होता है, बनाने का रेट महंगा हो गया तो लोग मैंगो खाने लगते हैं। तो जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। लेकिन जब प्राइस घटता है
जब प्राइस घटता है तो डिमांड क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि प्राइस कम हो गया तो लोग डिमांड क्या करने लगते हैं, ज़्यादा करने लगते हैं। समझ पाई बात। तो पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, व्हेन द प्राइस इंक्रीजेज डिमांड डिक्रीजेज, व्हेन द प्राइस डिक्रीजेज डिमांड इंक्रीजेज। समझ में आई बात, दैट मीन्स प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी। क्लियर। नंबर 2 पर है बेटा इनकम ऑफ द कंज्यूमर। दूसरा क्या है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। देखो इनकम को पहली बात हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। अब वाई से डिनोट करते हैं तो ठीक है, नॉर्मल अगर आप देखोगे इनकम के केस में डिटेल में बात करेंगे, इसका अलग से बन सकता है, ठीक है। इनकम के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो जब इनकम बढ़ती है, अगर आप अपने आप को देखो, ये है मिस्टर भोलू, मिस्टर भोलू की इनकम पहले 20,000 रुपये थी, अब 40,000 हो गई। अगर किसी भी इंसान की इनकम बढ़ जाती है तो वो डिमांड क्या कर देता है, ज़्यादा कर देता है। जाहिर सी बात है, पहले 2 लीटर दूध लेता था अब 3 लेगा, पहले जो है 500 वाली शर्ट लेता था अब 1000 वाली लेगा। क्यों लेगा, क्योंकि इनकम बढ़ गई। जब इनकम बढ़ गई तो पैसा ज़्यादा आ रहा है, पैसा ज़्यादा आ रहा है तो डिमांड भी ज़्यादा कर रहा है। और इनकम कम हो गई तो क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा। ठीक है, क्या कर देगा, कम कर देगा। तो इसके बीच में रिलेशन कैसा होगा, एक बढ़ रहा है दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पॉजिटिव रिलेशन या फिर डायरेक्ट रिलेशन, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक। और यहाँ पर क्या है, एक बढ़ रहा है घट रहा है, घट रहा है एक बढ़ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन, या फिर इसको आप निगेटिव रिलेशन भी बोल सकते हो। जब एक बढ़े एक घटे उसको इनवर्स बोलते हैं, जब दोनों ही बढ़ रहा है या दोनों ही घट रहा है तो वो क्या होगा, डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है। ठीक है, अब एक चीज़ समझो, ये तो बात होगी इनकम बढ़ती है तो डिमांड क्या होती है, बढ़ती है, इनकम घटती डिमांड घटती है। लेकिन अब कई तरह के गुड्स है। ठीक है, गुड्स किस तरह के, 3 तरह के गुड्स है बच्चा। एक है नॉर्मल गुड्स, सेकेंड है आपका इंफीरियर गुड्स, और थर्ड है बेटा आपका इनएक्सपेंसिव गुड्स। क्या है, इनएक्सपेंसिव गुड्स। 3 तरह के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड लास्ट इज इनएक्सपेंसिव गुड्स। ठीक है, तो तीनों के केस में इनकम बढ़ने पर क्या होता है, देखो ध्यान से लॉजिक समझो। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, नॉर्मल गुड्स का मतलब पहले समझो, पहले से कायदे से। और इन्फीरियर का मतलब, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं, जो गुड क्वालिटी के गुड्स होते हैं, इतना समझ लो। जो अच्छी क्वालिटी के गुड्स होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल गुड्स बोलते हैं। ठीक। जो ख़राब क्वालिटी के होते हैं, जो बैड क्वालिटी के होते हैं, जो सस्ते सामान होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फीरियर गुड्स बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। इनएक्सपेंसिव गुड्स जो सस्ते मोटे होते हैं, जैसे मैच बॉक्स हो गया, मैच बॉक्स हो गया, सॉल्ट हो गया, है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, इनएक्सपेंसिव गुड्स बोलते हैं। ठीक है, सॉल्ट मतलब नमक। तो इनएक्सपेंसिव की बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग बात करते हैं नॉर्मल और इंफीरियर की। नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होता है, गुड क्वालिटी गुड्स को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। बैड क्वालिटी गुड्स क्या बोलते हैं, इंफीरियर, चीप क्वालिटी गुड्स को। तो नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या है, देखो नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम को क्या फ़र्क पड़ता है। अगर नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ी, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम बढ़ी तो एक कंज्यूमर डिमांड क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। क्यों भाई, इनकम बढ़ेगी तो अच्छी क्वालिटी की गुड्स लेगा ना, और इनकम अगर घट गई तो क्या करेगा, डिमांड कम कर देगा। किसके केस में, नॉर्मल गुड्स के केस में। कौन से केस में बेटा, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या करेगा, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ाएगा, इनकम घटेगी तो डिमांड घटा देगा। क्लियर है। ठीक है, कैसा रिलेशन बनेगा, पॉजिटिव रिलेशन। लेकिन इन्फीरियर गुड्स के केस में क्या होगा, इन्फीरियर गुड्स के केस में अगर मान लो इनकम बढ़ गई तो डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। क्यों कम कर देगा भाई, कोई भी इंसान की इनकम बढ़ रही है तो ख़राब क्वालिटी गुड्स क्या करेगा, लेना कम कर देगा। और अगर उसकी इनकम कम हो गई तो क्या करेगा, ख़राब क्वालिटी गुड्स लेगा, मजबूरी है, क्या करेगा, पानी वाला दूध लेगा। क्यों, क्योंकि इनकम कम हो रही तो उसको ना चाहते हुए इन्फीरियर गुड्स लेना पड़ रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इन्फीरियर गुड्स। इन्फीरियर गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बन रहा है, इनवर्स रिलेशन बन रहा है। बात समझ में आई। तो नॉर्मल गुड्स के केस में कैसा रिलेशन है आपका, डायरेक्ट। इन्फीरियर गुड्स केस कैसा है आपका, इनवर्स। इनएक्सपेंसिव गुड्स में, तो इनएक्सपेंसिव गुड्स तो नॉर्मल है कि जब इनकम बढ़ती है तो डिमांड में इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। भाई अगर मान लो मेरी इनकम बस 10,000 थी
40,000 हो गई, तो मैं सॉल्ट कितना ले लूँगा, क्या पैकेट ले लूँगा, 2 पैकेट था, 4 ले लूँगा, 5 ले लूँगा। ये थोड़ी कि 50 पैकेट ले लूँगा, एक ट्रक भर के नमक ले आऊँगा, एक ट्रक भर के माचिस का डिब्बा ले आऊँगा, ऐसा नहीं है ना। तो इनएक्सपेंसिव गुड्स में डिमांड में इतना कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, ये हो गया। अब इसका कर बच्चा आपसे पेपर में पूछ लेता है, वो कैसे बनेगा, किसका, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर केस में नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स में कैसे कर बनता है। तो देखो ध्यान से, ये है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, फ्रेम में पूरा आ रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ मुझे। हाँ ठीक है, अब ये बन रहा है। अब नॉर्मल गुड्स में आपने क्या सीखा, इनकम बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, तो बढ़ाओ, यहाँ से लो, ये किसका हो गया बेटा, नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में क्या है, इनकम बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है, तो ये आपने क्या किया, बढ़ा के दिखा दी। यहाँ पर प्राइस लिख लो, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड लिख लो, ठीक, ये आपका ओरिजिन पॉइंट हो गया। दूसरे में क्या हुआ, इनकम बढ़ रही है, इन्फीरियर गुड्स में डिमांड घट रही है, तो क्या करोगे, फिर इसके लिए सॉरी इनकम लिख लो, तो यहाँ पर क्या करोगे, ये क्या हो गया आपका, इन्फीरियर गुड्स हो गया। क्या हो गया बेटा, इन्फीरियर गुड्स का केस हो गया, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या है, इनएक्सपेंसिव गुड्स में क्या होता है, इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है, लेकिन तो इनएक्सपेंसिव गुड्स में क्या होगा, एक टाइम के लिए थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक जाएगा और फिर कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब भाई इनएक्सपेंसिव गुड्स में क्या हो, मेरी इनकम बढ़ी, मैं 5 डिब्बा माचिस लेता था, मैंने 10 ले लिया, थोड़ी सी बढ़ाया, और फिर बाद में क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनएक्सपेंसिव गुड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, इनएक्सपेंसिव गुड्स बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई परेशानी की बात हो तो बताओ, ये समझ में आया। एक बार रफली तुमको फिर बनाता हूँ, इसको रफ करूँ, स्क्रीनशॉट लो, ले लिया, ठीक है। देखो अब देखो इसको बनाना कैसे, कितना आसान है, फिर से देखो रफली देखो, ये लिया, ये लिया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इनकम, इधर आपका क्वांटिटी डिमांडेड। नॉर्मल गुड्स कैसे बनेगा, ऊपर जाएगा, क्योंकि इनकम बढ़ती है तो डिमांड नॉर्मल गुड्स की बढ़ती है। इन्फीरियर गुड्स ऐसे जाएगा, और इनएक्सपेंसिव गुड्स यहाँ से ऊपर चला जाएगा, कांस्टेंट। देखो थोड़ा सा बढ़ा, बाद में कांस्टेंट हो गया इनएक्सपेंसिव। इन्फीरियर गुड्स घट रहा है, नॉर्मल गुड्स लगातार बढ़ रहा है। ये होता है कर्व किसका, नॉर्मल गुड्स, इन्फीरियर गुड्स, इनएक्सपेंसिव गुड्स। क्लियर हुआ, माइंड कुछ बात गई कि नहीं गई, क्लियर हो गया। चलो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लो, रफ कर दूँ, ठीक है, रफ कर दिया जाता है। ये दो आपके फैक्टर हो गए। दूसरा अलग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, और ये कर्व देख लेना, अलग से कर्व बनाने को भी आ सकता है, ठीक है, कि भैया आपको जो है नॉर्मल इन्फीरियर गुड्स का आपको रिलेशन बताना होगा कर्व में, ठीक, क्लियर है। चलो आगे देखते हैं भाई, 2 गुड्स हो गए 2। तीसरा क्या है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ये तो आसान है, नंबर 3 पर है, कंज्यूमर्स टेस्ट एंड प्रेफरेंस। इसका मतलब क्या होता है, टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर मान लो कोई भी चीज़ आपके टेस्ट में आ गई, जैसे भाई मैगी खाते हो तो मैगी आपके टेस्ट में आ गई, है ना, yippee मैगी आ गई। पहले आप येलो वाली आती थी, पीली वाली, अब आप नई आई yippee मैगी आई, तो आपकी वो टेस्ट में आ गई। अगर कोई चीज़ आपके टेस्ट में आ जाती है तो आप उसकी डिमांड क्या कर देते हो, बढ़ा देते हो। लेकिन अब वो आपको अच्छा लगना बंद हो गया, पहले अच्छा लगता था, अच्छा लगना बंद हो गया, तो आप उसकी डिमांड में क्या कर दोगे, कम कर दोगे। समझ में आई बात, कैसा रिलेशन बनेगा, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में डायरेक्ट रिलेशन बनेगा। क्लियर, समझ में आया, इजी है ना, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। नंबर 4 पर है बेटा, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स में क्या है, देखो इसमें 2 तरह के गुड्स में इन्होंने डिवाइड किया है। पहला है आपका सब्स्टिट्यूट गुड्स। कौन सा गुड्स है, सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। और दूसरा वाला कौन सा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सब्स्टिट्यूट गुड्स में क्या होगा और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा आपको बताना है। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होगा, ध्यान से बात को समझना। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब कभी भी सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं क्या, पहले जो एक दूसरी जगह पे यूज़ होते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरी जगह पे यूज़ होते हैं। जैसे मान लो पेप्सी और कोक, भाई पेप्सी पिए चाहे कोक पिए, बात तो सेम है। लब्बा लब्बा छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक 20 रुपये की भी मिलती है, 20 रुपये की ये भी मिलती है, ठीक। लेकिन मान लो अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया 20 से 25 रुपये हो गया, अगर पेप्सी का प्राइस बढ़ गया लेकिन कोक का उतना ही है, तो कोक की डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
क्यों सर, क्यों बढ़ जाएगी? पेप्सी 25 का हो गया तो मैं क्या करूँगा, कोक ही पी लूँगा ना यार, उतना ही पीना है। तो पेप्सी का प्राइस बढ़ने पर कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन पेप्सी का प्राइस कम हो गया, 20 से 15 की मिलने लगी, तो कोक की डिमांड अपने आप कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो लोग कोक पीते थे वो लोग भी अब क्या करेंगे, पेप्सी पीने लगेंगे। ये कौन से केस में है? सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा रिलेशन बनता है सर? डायरेक्ट रिलेशन बनता है। कैसा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। लास्ट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है? पेट्रोल एंड कार, मतलब जो एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। सब्स्टिट्यूट में ये नहीं है तो ये सही, लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते ये लोग। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मतलब सर एक दूसरे के लिए बने हैं, क्या मतलब? पेट्रोल कार है, अगर मान लो पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया, तो कार की डिमांड अपने आप क्या हो जाती है? कम हो जाती है। अब बोलोगे सर कौन कम करता है? अरे इंडिया इतना बड़ा है, आपको लग रहा है ना, बहुत से लोग नहीं लेते हैं, कहते छोड़ो हटाओ इतनी महंगी हो गई है। और जब पेट्रोल का प्राइस अगर घट गया तो कार की डिमांड बढ़ जाती है, बढ़ जाएगी, भाई सस्ता होगा, चलो कार की डिमांड ले लेते हैं। तो कैसा रिलेशन बनेगा यहाँ पर? इनवर्स रिलेशन। कैसा रिलेशन बनेगा बेटा? इनवर्स रिलेशनशिप बनेगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में इसको बोलते हैं। समझ में आई बात? क्लियर हुई? यहाँ तक समझ में आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? इसको रफ करूँ? चलो ठीक है, 4 हो गए, एटलीस्ट 7 मैं आपको करा ही देता हूँ, ठीक है, इनफ रहेगा। 6 ही पूछता है बट आपको एटलीस्ट 7-8 आने चाहिए, ठीक। इसके बाद कौन सा है? कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। 5वें पे बेटा कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस। अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस क्या है? कंज्यूमर को लग रहा है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है। जैसे ये मार्कर है, कितने का मिलता है? 25 रुपीज़ का। मुझे लग रहा है कि ये मार्कर 2 दिन बाद 50 रुपये का, 40 रुपये का मिलेगा, प्राइस बढ़ने वाला है। तो अगर कंज्यूमर को कभी भी लगता है कि किसी भी चीज़ का प्राइस फ्यूचर में बढ़ने वाला है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, तो लोग डिमांड क्या करेंगे? आज मैं क्या करूँगा भाई, कल बढ़ने वाला, एक काम करते हैं आज ही खरीद लेते हैं, तो डिमांड क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि प्राइस कम होने वाला है फ्यूचर में, तो बोलूँगा यार 2 दिन रुक जाते हैं, 2 दिन रुक जाते हैं, 2 दिन बाद खरीद लेंगे। समझ में आ रही बात? किसको क्या बोलते हैं? कैसा रिलेशन बना? डायरेक्ट रिलेशन बना। कब? कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस में। क्लियर? आगे क्या है? आगे याद कर लो, गवर्नमेंट पॉलिसी है, पॉपुलेशन है, ये याद कर लो, आसान सा है। पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन अगर ज़्यादा है तो वहाँ पर डिमांड भी क्या होगी बच्चा? ज़्यादा होगी। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन कम है तो डिमांड वहाँ पर क्या होगी? कम होगी। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? पॉपुलेशन के केस में कैसा रिलेशन बना? डायरेक्ट रिलेशन बना, ठीक। एक और याद कर लो, कंज्यूमर्स क्रेडिट फैसिलिटी। इसमें क्या है? कंज्यूमर्स क्रेडिट पॉलिसी। पॉलिसी है कि फैसिलिटी है? पॉलिसी, फैसिलिटी सब चल जाएगा। फैसिलिटी इसका मतलब क्या भाई? इसका मतलब ये है कि कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी कैसी है? अगर लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है, अगर लोन सस्ते रेट पे मिल रहा है तो डिमांड क्या रहेगी? ज़्यादा रहेगी। क्यों? ये लोन जब ज़्यादा सस्ते रेट पे मिलेगा तो सबके पास पैसा होगा, हर आदमी के लोन लेगा, और जब लोन लेगा तो पैसा होगा, और पैसा लेगा तो वो डिमांड करेगा। लेकिन लोन का रेट, इंटरेस्ट लोन अगर महंगा हो जाए तो लोग लोन लेना कम कर देंगे। जब लोन लेना कम कर देंगे लोगों का पैसा कम हो जाएगा, और जब पैसा कम हो जाएगा लोग डिमांड भी कम कर देंगे। कैसा रिलेशन बन रहा है कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी में? इनवर्स रिलेशन बन रहा है। समझ में आई बात? तो सारे टॉपिक मैंने आपको ध्यान से समझाए, एक एक डिटेल में समझाए, ताकि आपको समझ में आए, रेक्टिफिकेशन वाला काम ना हो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 2-4 और दे रखा है, मन करे तो आप देख सकते हो, अदरवाइज इतना इनफ है। क्लियर है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं है। अच्छा, एक टॉपिक और है लास्ट में, इसको भी बता देता हूँ जल्दी से, छोटा सा है, क्यों रह जाए भाई, है ना। लास्ट टॉपिक है आपका डिमांड फंक्शन। मतलब 2 पार्ट में कोशिश करूँगा, नहीं 3 पार्ट में, लेकिन ये पार्ट आज यहीं कंप्लीट करा देता हूँ। डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन क्या होता है? डिमांड फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप, ये लिख लो इसको। डिमांड फंक्शन स्टेट द रिलेशनशिप between between the demand for a product, the demand for a product
एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, जो भी इतने ढेर सारे डिटर्मिनेंट्स पढ़े हो ना, जो फैक्टर अफेक्टिंग अभी डिटर्मिनेंट्स, जो इतने ढेर सारे फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़े हो ना, उसी को जो फंक्शनल रिलेशनशिप में लिख के दिखाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन। रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड इट्स वेरियस डिटर्मिनेंट्स, कैसे लिखते हैं इसको, DN, डिमांड फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू F, और ब्रैकेट में आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पर, सबसे पहले क्या लिखा था, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है, फिर क्या लिखा था, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, है ना, फिर क्या लिखाया था आपको मैंने, सब्स्टिट्यूट गुड्स, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स, क्या था, और ये पॉपुलेशन, और क्या था अभी क्रेडिट फैसिलिटी, और क्या था अभी आपको क्या बनाया था मैंने, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, डॉट डॉट डॉट, ऐसे भी आप कर सकते हो। मतलब जो भी बोले ना, PR का मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी, Y का मतलब इनकम ऑफ द कंज्यूमर, P से मतलब पॉपुलेशन, जो चीज़ मैंने अभी बताई ना फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, उसी को इस फॉर्म में लिख के दिखाने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डिमांड फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आई बात? उम्मीद करता आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और ये टॉपिक आपका होता है यहाँ पर क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ डिमांड से और डिटेल में कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में ही आपका चैप्टर कंप्लीट कर दे। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने जितने भी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को शेयर करो, कॉन्सेप्चुअल बेस पे पढ़ने की स्टडी तैयार करो। रही बात नोट्स की तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगा, नोट्स में अपलोड कर दूंगा आज के आज ही। ठीक है, तो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।